हेलो बच्चों, मेरा नाम डॉक्टर कपिल जैन, आपका केमिस्ट्री गुरु, केमिस्ट्री प्रोफेसर। रेडॉक्स रिएक्शन या रेडॉक्स अभिक्रियाओं की ये जो सीरीज है, आज इस एपिसोड में मैं आपको ऑक्सीडेशन नंबर चेंज मेथड के ऊपर ही कुछ और प्रॉब्लम्स रेडॉक्स अभिक्रियाओं की संतुलित करके बता रहा हूं। लास्ट एपिसोड में आपने जो ऑक्सीडेशन नंबर चेंज मेथड वाला एपिसोड देखा है, उसके अंदर कौन कौन से मुख्य स्टेप्स हम ऑक्सीडेशन नंबर चेंज मेथड में फॉलो करते हैं और उनके ऊपर आधारित अगर हमको रिडॉक्स अभिक्रियाएं मिल जाती हैं तो किस प्रकार से हम रिडॉक्स अभिक्रियाओं को बैलेंस करते हैं, संतुलित करते हैं, ये मैंने आपको लास्ट एपिसोड में बताया था। तो मैं पूरी उम्मीद कर रहा हूं आपने एक एक स्टेप को ढंग से समझ लिया। और फिर मैंने आपको जो प्रॉब्लम्स सॉल्व करके बताई थी, लास्ट में मैंने बोला भी था कि इन्हीं प्रॉब्लम्स को वापस घर पे प्रैक्टिस करिए, ये मानते हुए कि इनका सॉल्यूशन आपके पास नहीं है। तो ऐसा भी आप सभी ने जरूर करके देखा होगा। आज यहां पर जो मैं प्रॉब्लम्स लिख रहा हूं, आप चाहें तो सबसे पहले वीडियो को पॉज करके एक एक प्रॉब्लम को खुद संतुलित कर सकते हैं। जैसे ऑक्सीकरण अंक परिवर्तन विधि द्वारा जो रिडॉक्स अभिक्रियाओं का संतुलन है, उसमें पहली जो मैंने अभिक्रिया लिखी है KMnO4 H2SO4 और FeSO4 से अभिक्रिया करता है और K2SO4 MnSO4 Fe2SO4 होल थ्राइस प्लस वाटर बनाता है। तो आपको ये बोल रहा है एग्जामिनर कि इसको ऑक्सीकरण अंक परिवर्तन विधि द्वारा संतुलित करिए। कर सकते हैं? तो शुरू हो जाइए। मैं थोड़ी देर के लिए रुक जाता हूं और आप अपने आंसर को चेक करिए। हाँ बच्चों, तो आपने अपने आंसर को चेक कर लिया। चलिए अब मैं चेक करवाता हूं आपको कि आपने क्या क्या करा और लास्ट में जो संतुलित अभिक्रिया है उसका आंसर क्या होगा। जैसा कि मैंने आपको सबसे पहले बताया, जो अभिक्रिया आपको दी जाती है, जैसे यहां पे KMnO4 H2SO4 और FeSO4 से अभिक्रिया कर रहा है और इससे हमको K2SO4 और प्लस MnSO4 प्लस Fe2SO4 होल थ्राइस और प्लस H2O मिल रहा है। ये देखिए, अब यहां पर सबसे पहले प्रति परमाणु में सभी परमाणुओं का ऑक्सीकरण अंक लिखूंगा। तो देखिए, पोटेशियम क्षारीय धातु है +1, ऑक्सीजन -2, तो मैग्नीज पर +7, ये तो पोटेशियम पर मैग्नेट है। H2SO4 हाइड्रोजन +1, सल्फर +6, ऑक्सीजन -2 और FeSO4 देखिए, इसमें सल्फेट का पूरे का -2 है तो Fe पर +2 आ जाएगा, ऑक्सीजन -2 है तो सल्फर पर +6 आ जाएगा। ठीक है, अब आप उत्पाद वाली दिशा में आ जाइए। पोटेशियम +1, सल्फर +6, ऑक्सीजन -2, फिर वही SO4 है तो मैग्नीज पर +2 आ जाएगा, ऑक्सीजन पर -2 तो सल्फर पर +6 आ जाएगा। Fe2SO4 होल थ्राइस तो Fe पर +3, सल्फर पर +6, ऑक्सीजन पर -2 और वाटर में हाइड्रोजन पर +1, ऑक्सीजन पर -2। ये देखिए क्या पता चल रहा है, यहां से पता चल रहा है कि जो मैग्नीज है वो +7 से +2 में परिवर्तित हो रहा है और जो सल्फर है +6, यहां भी +6, मतलब सल्फर के ऑक्सीकरण अंक में परिवर्तन नहीं हो रहा, Fe में हो रहा है। Fe +2 से Fe+3 में परिवर्तित हो रहा है। तो जैसा कि हमने स्टेप नंबर 2 में लिखा था, मैं सबसे पहले मैग्नीज जो +7 से +2 में परिवर्तित हो रहा है, यहां पे हम देख रहे हैं कि अपचयन हो रहा है। क्या दोनों साइड में मैग्नीज बैलेंस है? हां, तो सीधे ही हम TCI1 लिख देंगे। ये 5 इलेक्ट्रॉन ग्रहण को बता रहा है क्योंकि अपचयन हो रहा है। और जो दूसरा है वो Fe है जो +2 से, आप देखिए यहां पर Fe2 लिखा हुआ है, इसको पूरा एज इट इज कॉपी करना पड़ेगा। ये देखिए, तो सबसे पहले यहां पे 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा जिससे कि आयरन बैलेंस हो जाए। अब +2 से +3 तो ये तो ऑक्सीकरण है और यहां एक आयरन के रेस्पेक्ट में एक का परिवर्तन है तो 2 आयरन मिनिमम है, इसलिए TCION यहां पर 2 है। ये देखिए, तो अब मैं जो स्टेप नंबर 3 में आपको बताया था, समीकरण 1 को हम मल्टीप्लाई करेंगे समीकरण 2 के TCION से, तो यहां पे 2 से मल्टीप्लाई कर दिया और समीकरण 2 को हम मल्टीप्लाई करेंगे
समीकरण 1 के TCION से, तो 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो देखिए यहां पे मैं इसको 5 से मल्टीप्लाई कर दूंगा, तो इसका मतलब जो हमको यहां पर मिल जाएगा ये 2 मैग्नीज प्लस 7 से 2 मैग्नीज प्लस 2, और ऐसे ही ये 10 हो जाएगा, 5 2 जा 10 Fe प्लस 2 से ये 5 Fe2 प्लस 3। अब जहां से ये आए हैं Fe और मैग्नीज, जहां से आए हैं अभिकारक और उत्पाद, उनके ये कोफिशिएंट बना देंगे। तो जो मैग्नीज प्लस 7 है वो KMnO4 से आया है, तो इसलिए हम इसको लिख देंगे 2 KMnO4 प्लस यहां पर जो H2SO4 है और FeSO4, H2SO4 को तो हमने टच ही नहीं किया, तो H2SO4 एज इट इज लिख देंगे। और जो FeSO4 है, FeSO4 अब 10 है उसका कोफिशिएंट, तो 10 FeSO4, ये देखिए इससे जो उत्पाद बन रहे हैं, तो उत्पाद एक तो K2SO4 है, तो K2SO4 में तो कहीं कोई ऑक्सीकरण अंक में परिवर्तन नहीं हुआ था, एज इट इज लिख देंगे। जो MnSO4 है 2 है अब इसका कोफिशिएंट, तो 2 MnSO4 हो जाएगा ये, प्लस जो Fe2SO4 होल थ्राइस है उसमें अब 5 कोफिशिएंट है यहां पे Fe का, तो पूरे का कोफिशिएंट 5 हो जाएगा ये। और जो वाटर है उसको एज इट इज कॉपी कर लेंगे, ये देखिए। तो अब सबसे पहले तुम क्या करोगे, यहां पे मैग्नीज को दोनों साइड में चेक कर लो, 2 मैग्नीज है, वहां भी 2 मैग्नीज है, बैलेंस है। फिर आयरन 10 है, यहां पे भी 5 2 जा 10 है, बैलेंस है। अब कौन कौन और बच गया, एक तो पोटेशियम बच गया और एक सल्फर बच गया। पहले सल्फर देख लो, 10 सल्फर यहां है, 1 सल्फर यहां है, तो 11 हो गए, 11। यहां पर अगर आप देखो तो 2 सल्फर और ये 5 3 जा 15 है ना, 15 प्लस 2 17 प्लस 1 18, इसका मतलब वहां 18 है और यहां 11 है, तो मुझे यहां पर क्या करना चाहिए, 7 H2SO4 जोड़ देने चाहिए, तो सल्फर बैलेंस हो गया। अब पोटेशियम को देख लो, क्या पोटेशियम बैलेंस है क्या, 2 पोटेशियम 2 पोटेशियम, पोटेशियम बैलेंस है। ठीक है बच्चों, अब इसके बाद हम ऑक्सीजन को देखेंगे यहां पे। तो सबसे पहले ऑक्सीजन को देखो, यहां पे आप देख रहे हैं यहां पे 2 4 जा 8, ये रिएक्टेंट साइड में 8 ऑक्सीजन, फिर यहां पे 4 ऑक्सीजन, और यहां पे ये हो गया आपके 40 ऑक्सीजन, और यहां पे हो गए आपके 28 ऑक्सीजन, ये देखिए। तो ये हो गए आपके 40 और 28 68, और 4 72 और 8 80 ऑक्सीजन हो गए, ये। अब आप उत्पाद वाली साइड में देखिए, यहां पे ये देखिए 4 3 12 को 5 से मल्टीप्लाई करोगे तो 60 ऑक्सीजन, ये 60 ऑक्सीजन। उसके बाद फिर हम यहां पर देखें 4 यहां है, और यहां 8, और यहां 1, इसका मतलब ये हो गए आपके 61 और 4 65 और 8 73 ऑक्सीजन, ये देखिए। तो 73 यहां पर है और 80 यहां पर है, इसका मतलब वहां मुझे क्या जोड़ना चाहिए, 7H2, 7H2, तो ऑक्सीजन बैलेंस हो गया। अब आप हाइड्रोजन को देखिए, तो यहां पे 14 और 2 16, यहां पे 14 और 2 16, इसका मतलब ये तो पूरी समीकरण बैलेंस हो गई। तो यहां जब तुम बैलेंस समीकरण लिखोगे, ये देखिए, तो ये हमारे पास समीकरण बनेगा 2KMnO4 प्लस ये हो गया 8H2SO4 प्लस 10 FeSO4, इससे बन रहा है K2SO4 प्लस 2 MnSO4 प्लस 5 Fe2SO4 होल थ्राइस और प्लस 8H2O, ये देखिए। और ये जो अभिक्रिया है, उपरोक्त अभिक्रिया एक नॉन आयनिक और ऑब्वियसली अंतर अणुक रेडॉक्स अभिक्रिया है। ठीक है बच्चों, क्लियर है सभी को। तो
इसमें आप सभी परमाणुओं को फिर ढंग से चेक कर सकते हैं, आपका यही आंसर होगा, यही फाइनल आंसर है। तो अगली प्रॉब्लम को मैं बताता हूं, तो आप सबसे पहले अपने आंसर से इसको मैच करके देख लीजिए पूरा। हाँ बच्चों, देखिए मैं नेक्स्ट प्रॉब्लम के ऊपर आ गया हूं। इसको भी ऑक्सीडेशन नंबर जो चेंज मेथड है उससे हमको संतुलित करना है। P4 NaOH और वाटर से अभिक्रिया कर रहा है, NaH2PO2 प्लस PH3 बन रहा है, और एग्जामिनर बोल रहा है कि इसको आप बैलेंस करके बताइए। ये बच्चों किस प्रकार की रिडॉक्स अभिक्रिया है? जब मैं प्रति परमाणु यहां पर ऑक्सीकरण अंक लिखूंगा तो मैं देखूंगा और आप सब भी देखेंगे कि ये एक डिस्प्रपोर्शनेशन रिडॉक्स अभिक्रिया है। अभी तक जितने भी आपको मैंने उदाहरण बताए अंतर अणुक रिडॉक्स अभिक्रियाओं के बताए, ये डिस्प्रपोर्शनेशन रिडॉक्स अभिक्रिया है, मतलब असमानुपातन रिडॉक्स अभिक्रिया या स्वतः रिडॉक्स अभिक्रिया। क्या हम इसको ऑक्सीडेशन नंबर चेंज मेथड से सॉल्व कर सकते हैं? हाँ बिल्कुल, बहुत आसानी से, बिल्कुल वही सारे स्टेप्स हम यहां पे लगाएंगे। इसकी जगह अगर आपको अंतः अणुक रिडॉक्स अभिक्रिया मिल जाएगी तो भी आप बिल्कुल यही सारे स्टेप्स अप्लाई करेंगे। तो ये मेथड बहुत ही आसान मेथड है, हिट एंड ट्रायल मेथड के नाम से भी फेमस है, जैसा हम लास्ट एपिसोड में डिस्कस किए थे। तो सॉल्व करते हैं जरा, देखिए। सबसे पहले वापस हम अभिक्रिया को लिख लेते हैं पूरा। ये देखें, और प्रति परमाणु यहां पर ऑक्सीकरण अंक लिखते हैं। तो P4 फॉस्फोरस पर 0 चार्ज है, सोडियम क्षारीय धातु है, सोडियम +1, हाइड्रोजन +1, ऑक्सीजन -2, हाइड्रोजन +1, ऑक्सीजन -2। अब यहां सोडियम +1 और फॉस्फोरस पर अगर आपको चार्ज निकालना है तो देखिए X, ऑक्सीजन 2 × -2, हाइड्रोजन 2 × +1 और सोडियम भी +1, ये देखिए, और इज इक्वल टू 0। तो ये हो गया आपका +3 + x -4 इज इक्वल टू 0। तो x का मान +1 आ जाएगा बच्चों। तो यहां फॉस्फोरस पर +1 आवेश है, हाइड्रोजन पर +1 है। हाइड्रोजन फॉस्फोरस या ऑक्सीजन से जुड़ा हुआ होगा, मतलब अधातु से जुड़ा हुआ है, ये धातु से नहीं जुड़ा हुआ है। यहां पे समझ रहे हैं आप? H2PO2- आयन है और सोडियम +1 है, तो हाइड्रोजन यहां पे फॉस्फोरस या ऑक्सीजन से जुड़ा हुआ होगा, अधातु से जुड़ा हुआ होगा। और PH3 हाइड्रोजन पर +1 है, फॉस्फोरस अधातु है, तो -3 आवेश होगा, ये देखिए। तो यहां पे और ऑक्सीजन पर -2 भी लिख लेते हैं यहां। अब देखिए फॉस्फोरस 0 से +1 में परिवर्तित हो रहा है और -3 में परिवर्तित हो रहा है, मतलब सेम परमाणु ऑक्सीकृत और अपचयित दोनों हो रहा है। तो इसी को हमने क्या नाम दिया है? डिस्प्रपोर्शनेशन। तो यहां पे सबसे पहले, अब बार बार स्टेप 1, स्टेप 2, स्टेप 3, स्टेप 4 लिखने की जरूरत नहीं है, ये आपको ऑलरेडी अब क्लियर है, तो मैं अब ये नहीं लिखूंगा। तो यहां पे देखिए P4 जो 0 है ये आपका P+1 में परिवर्तित हुआ, मतलब ऑक्सीकरण हुआ, और क्योंकि यहां 4 फॉस्फोरस हैं तो 4 से मल्टीप्लाई कर दिया। और अब मैं इसके लिए TCiON लिखूंगा। तो एक फॉस्फोरस 0 से +1, 1 का चेंज, 4 फॉस्फोरस हैं, इसका मतलब 4 का चेंज। ये देखिए TCiON सही कैलकुलेट होना चाहिए, अदरवाइज प्रॉब्लम गड़बड़ हो जाएगा। और ये P4 ही आपका P-3 में भी परिवर्तित हो रहा है, ये समीकरण नंबर 2। यहां पे फिर 4 से मल्टीप्लाई करते हैं और ये अपचयन को बता रहा है। TCiON ये 1 के रेस्पेक्ट में 3 का चेंज, 4 फॉस्फोरस हैं तो 12 का चेंज, ये देखिए। अब मैं यहां पे समीकरण नंबर जो 1 है उसको मल्टीप्लाई कर दूंगा 2 के TCiON मतलब 12 से, और ऐसे ही समीकरण नंबर जो 2 है उसको 1 के TCiON मतलब 4 से मल्टीप्लाई कर दूंगा। तो ये हमारा बन जाएगा 12P4, इससे 12 चौके 48 P+1, और ऐसे ही समीकरण 2 को तो 4P4, और इससे 4 चौके 16, ये देखिए। अब आप यहां पे देख रहे हैं कि P4 यहां पे कोफिशिएंट 12 है और P4 यहां पे कोफिशिएंट 4 है। तो अब क्या किया जाए? तो देखो बच्चों,
डिसप्रपोर्शनेशन रिडॉक्स रिएक्शन में हमेशा यही होगा, समान ही परमाणु ऑक्सीकृत और अपचयित दोनों हो रहा है, तो दो अलग अलग कोफिशिएंट आएंगे, तो इस दिशा में क्या करोगे, दोनों को जोड़ दोगे। तो यहां पे मैं लिखूंगा कि डिसप्रपोर्शनेशन रिडॉक्स अभिक्रियाओं में जो प्रारंभिक अभिकारक है के कोफिशिएंट्स को जोड़ देंगे। ये देखिए, तो 12 और 4 16 हो गए, ये तो 16P4 प्लस जो NaOH और वाटर है, यहां पर तो किसी के भी ऑक्सीकरण अंक में परिवर्तन नहीं हुआ था, तो ऐसे के ऐसे ही लिख लेंगे इनको। और NaH2PO2 फॉस्फोरस +1, इसका कोफिशिएंट 48 है, तो 48 लिख लोगे यहां पे। और जो PS3 में फॉस्फोरस है, उसका कोफिशिएंट अब क्या है, 16 है, तो यहां 16 लिख लोगे आप। देखिए अब आप चेक करो, 16 चौके 64 और यहां 48 फॉस्फोरस और 16 मतलब 64, मतलब फॉस्फोरस तो बैलेंस है। अब आप यहां पे चेक करो सोडियम, तो सोडियम यहां आप देख रहे हैं 48 है और यहां एक ही है, तो 47 NaOH ऐड कर दो, सोडियम बैलेंस हो गया। अब आप ऑक्सीजन को चेक करो, तो यहां 47, एक 48 और 49, तो यहां तो 49 ऑक्सीजन है। और वहां चेक करो, 48 को 2 से मल्टीप्लाई किया, तो इसका मतलब ये हो गया 96 ऑक्सीजन, ये 96 ऑक्सीजन है। तो यहां 49 और वहां 96, इसका मतलब यहां ये देखिए जो 45 ऑक्सीजन है ना, यही होगा 45 जो ऑक्सीजन है, या 47 ऑक्सीजन कम है। तो इसका मतलब यहां पर इस साइड में 47 ऑक्सीजन कम है, तो इसका मतलब मुझे 47 H2O जोड़ देना चाहिए। अब देखिए 47 × 2 और +2, इसका मतलब ये तो आपका 48 × 2 मतलब 96 ही हो गए हाइड्रोजन, और यहां 48 × 2 और प्लस यहां पे 16 × 3, तो इसका मतलब ये 96 हाइड्रोजन और 48 हाइड्रोजन, तो 144। और यहां देखेंगे तो 96 और ये 48, इसका मतलब बराबर हो गया, ये देखिए। ठीक है बच्चों, तो इसका मतलब ये हमारे पास संतुलित अभिक्रिया आ गई, ये देखिए। तो ये हो गया आपका 16P4 प्लस 48 NaOH प्लस 48 H2O, ये 48 NaH2PO2 बना रहा है, और प्लस 16 PS3, ये देखिए। ये आपका आंसर होगा। और ये उपरोक्त अभिक्रिया नॉन आयनिक डिसप्रपोर्शनेशन जिसको हमने स्वतः अथवा असमानुपातन भी बोला है, क्लियर हो गया सभी को? तो इसको भी नोट कर लीजिए आप अपनी कॉपी में। अब जो दूसरा प्रॉब्लम मैं लिखूंगा वो फिर डिसप्रपोर्शनेशन रिडॉक्स अभिक्रिया का होगा, तो मैं चाहूंगा बिल्कुल इसी आधार पर आप उसको पहले संतुलित करना और फिर मेरे स्टैंडर्ड सॉल्यूशन से चेक करना। ठीक है बच्चों, तो ये लिख लीजिए सभी। देखो बच्चों, जो नेक्स्ट प्रॉब्लम मैंने लिखा है वो भी एक डिसप्रपोर्शनेशन रिडॉक्स अभिक्रिया है।
तो आप चाहें तो सबसे पहले मेरे वीडियो को पॉज करके इसको खुद संतुलित करके देख सकते हैं। हाँ बच्चों, तो आपने बनाया, चेक करें इसके आंसर को। Cl2 NaOH के साथ अभिक्रिया करके NaCl प्लस NaClO3 प्लस वाटर बना रहा है। तो देखिए, सबसे पहले वापस इस अभिक्रिया को लिख लेते हैं। ये मैंने वापस इस अभिक्रिया को लिख लिया है और यहां क्लोरीन 0 है, सोडियम +1, ऑक्सीजन -2, हाइड्रोजन +1, सोडियम +1, क्लोरीन -1, सोडियम +1, ऑक्सीजन -2, क्लोरीन +5, हाइड्रोजन +1, ऑक्सीजन -2। अब मैं यहां देख रहा हूं कि क्लोरीन ही 0 से -1 और क्लोरीन ही 0 से +5 में परिवर्तित हो रहा है, तो इसको हमने ऐसे लिख लिया है। तो ये 0 से -1 मतलब अपचयन को बता रहा है, ऑक्सीकरण अंक में कमी, और मुझे यहां पे 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा क्योंकि 2 क्लोरीन है, TCION। तो देखिए 0 से -1, 1 का चेंज, 2 क्लोरीन है तो 2 का चेंज। ऐसे ही क्लोरीन ही Cl2 से Cl+5 में परिवर्तित हो रहा है, इसको भी 2 से मल्टीप्लाई करेंगे और यहां जो TCION लिखोगे वो 1 के रेस्पेक्ट में 5 का चेंज, तो 2 के रेस्पेक्ट में 10 का चेंज, और ये किसको बता रहा है? ऑक्सीकरण। ठीक है, तो यहां पर समीकरण 1 को अब मैं 2 के TCION अर्थात 10 से, और समीकरण नंबर 2 को 1 के TCION मतलब 2 से गुणा कर दूंगा, तो इसका मतलब यह बन जाएगा 10Cl2, इससे 20Cl-1, और यह बन जाएगा 2Cl2, और इससे 4Cl+5। अब 10Cl2 और वहां 2Cl2, इसका मतलब टोटल 12Cl2 हो गए, प्लस NaOH को एज इट इज लिख दीजिए, इससे NaCl बन रहा है, तो NaCl इसका मतलब अब 20Cl- है तो 20 NaCl हो जाएगा, और जो Cl+5 है उसका कोफिशिएंट 4 है, तो 4 NaClO3 और प्लस H2O एज इट इज रहेगा। तो अब चेक करिए, यहां पे 24 क्लोरीन, यहां 24 क्लोरीन, तो क्लोरीन तो बैलेंस है, सोडियम 1, यहां 24 सोडियम, तो इसका मतलब यहां पे 23 सोडियम हाइड्रोक्साइड जोड़ दीजिए, तो सोडियम बैलेंस हो गया। अब आप ऑक्सीजन को देखेंगे तो 23 और 1 24, यहां पे 4 तिया 12 और 1 13, यहां पे 24 और वहां 13, इसका मतलब मुझे क्या जोड़ना चाहिए? 11 H2O जोड़ने चाहिए, तो इससे बराबर हो जाएंगे ये। ठीक है, वापस चेक कर लो एक बार, 4 तिया 12 और 1 13, बिल्कुल सही है, तो 11 H2O। तो अब देखिए ये हो गया 11 दूनी 22 और 2 24 हाइड्रोजन, यहां पे 23 और 1 24 हाइड्रोजन, तो ये आपकी बैलेंस इक्वेशन आ गई। तो 12Cl2 प्लस 24 NaOH, इससे बन रहा है 20 NaCl प्लस 4 NaClO3 और प्लस 12 H2O। ये आपका आंसर है। तो उपरोक्त नॉन आयनिक असमानुपातन रेडॉक्स अभिक्रिया है। तो मुझे लगता है कि बच्चों अब आपका कॉन्फिडेंस एकदम बहुत टॉप क्लास हो गया है। आपने एक एक प्रॉब्लम को ढंग से समझ लिया है, और ये दोनों जो मेथड्स हैं जो पिछले कुछ एपिसोड्स में आपने अभी देखे हैं, आयन इलेक्ट्रॉन विधि अम्लीय और क्षारीय माध्यम में, और जो ऑक्सीकरण अंक परिवर्तन विधि है
वो भी आपको यहाँ पर मैंने बहुत सारे एग्जाम्पल से समझा दिया है। तो मुझे लग रहा है कि अब आपको अगर कोई भी नई प्रॉब्लम प्रैक्टिस करने के लिए दिया जाएगा, आप उसको बहुत आसानी से बनाएंगे। अरे बना लोगे? ओके। और आपको ये वीडियोस अगर पसंद आ रहे हैं तो यार अच्छे अच्छे कमेंट्स तो करना बनता है। तो जल्दी से अपने अच्छे अच्छे कमेंट से मुझे एनर्जाइज करिए और इस वीडियो को जरूर लाइक करिए। अगला जो एपिसोड आप मेरा देखने जा रहे हैं रिडॉक्स अभिक्रिया में, उसमें मैं आपको फॉर्मल चार्ज क्या होता है और किस प्रकार से किसी भी परमाणु पर फॉर्मल चार्ज हम कैलकुलेट करते हैं, वो मैं आपको बताता हुआ दिखूंगा। ठीक है बच्चों, तो उस एपिसोड के लिए तैयार रहिएगा और ये सारे पॉइंट्स अपनी कॉपी में ढंग से डिक्टेट कर लीजिए।